Hello students, the reference is 33 May June 22. क्वेश्चन नंबर 2 और हम इसे परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। इसका डायग्राम देख लीजिए। अभी एक स्टूडेंट है वो इसको परफॉर्म करेंगे, तो होप यू अंडरस्टैंड हाउ डू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट एंड हाउ टू ऑब्टेन द डेटा। आई अंडरस्टैंड clamp rod as per diagram, boss and the rod of the clamp. So this is the rod of the clamp and this is the boss, and this is 100 gram mass tied with another mass which is 10 grams in his hand. See, this is the apparatus setting as per diagram. Release it. Very good. Shabash. Very good. See, this is the final position when he released the mass. ऐसे रखना था, इसे रिलीज किया और ये डेटा आ गया. नाउ ही नीड टू मेजर A and see how does he measure A. By using a meter rule. इसको देखो बच्चों कितने आराम से ये A बच्चा मेजर कर लेता है. ये इन्होंने यहाँ पे एक ज़ीरो को इससे मैच कराया, मैथ के साथ ज़ीरो मैच करा दिया. और अब हम इस स्ट्रिंग के ऊपर जाके अब हम देख लेते हैं कि क्लैंप पे इसकी पोजीशन क्या है. देख लेते हैं. दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 39.5 सेंटीमीटर. इसके बीच में आ गया है क्लैंप पे, तो हमने इसे 39.5 सेंटीमीटर बोल दिया. इज इट क्लियर? और इसको हमने रिकॉर्ड कर लेना है 39.5. इस तरीके से आपने दो वैल्यूज़ लेनी है. ए का एक वैल्यू लिया, फिर एक का एक और वैल्यू लिया, एंड देन यू विल मेजर द एवरेज ऑफ ए. हमने पहले किया था, इट वॉज 40. Then we repeated it. We obtained 41.0. We took the average of these two values, and final answer was 40.5. Now the next part is estimate the uncertainty in the value of A. Show your working. अब इन्होंने इसका uncertainty कैलकुलेट करना है. देखिए जनाब, इसका फॉर्मूला है रेंज डिवाइडेड बाई 2. रेंज डिवाइडेड बाई 2 divided by whole divided by average data multiply by 100, fraction multiply by 100. Okay janab, this is the formula. Clear? Now what is range? अच्छा, इस रेंज को समझ लो. ये रेंज क्या चीज़ है? ये जो आपने दो डेटा ऊपर लिया 40.0 41.0, रेंज इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम. रेंज इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम. 41.0 minus 40.0 divided by 2 whole divided by average which is 40.5 multiply by 100. This is the actual formula by which you can calculate the percentage uncertainty. अच्छा जी, यहाँ पे इसका अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लिया गया है. दिस इज 1.23%. वी हैव द परसेंटेज साइन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट अगेन. सो इट्स 1.23. होप यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर दोज वैल्यूज वेयर देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज. लाइक इन दोनों में जब डिफरेंस पाया जाएगा तो उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट पेज. अच्छा जनाब, ये वाला देख लीजिए. अब इन्होंने इसी क्वेश्चन को सेट करना है, बट द थीटा इज टू बी 65 डिग्री दिस टाइम. ये जो बच्चों एंगल दिखा रहा है यहाँ पे 65 डिग्री होना चाहिए. लेट अस सी हाउ डज ही सेट द एंगल 65 डिग्री. अच्छा जनाब, सो ही इज गोइंग टू परफॉर्म दिस वन पार्ट एट 65 डिग्री. लेट अस सी हाउ डज ही परफॉर्म. अनवाइंड द स्ट्रिंग फर्स्ट. जो हमने पहले पार्ट में इसको सेट किया था, हम इसको दोबारा अनवाइंड कर लेते हैं. 100 ग्राम वाला मैथ जो है वो वापस से सेट करेंगे इसके कॉर्नर पे. वाइड ओपन करो, अपने हाथ को पीछे खींचो, बिल्कुल शाबाश, और पीछे खींचो. अब देखिए जनाब, ये इस प्रोटेक्टर को बच्चा यहाँ पे लगा रहा है लाइक दिस, और ये हो गया इसका प्लम लाइन 0. ये वाला लाइन 0 है. अच्छा देखिए बच्चों, दिस लाइन इज 0, इस लाइन का 0 है. 0 के बाद अब हमने करना क्या है, हमने ये एंगल रीड करना है. ये 0 लाइन है. देन दिस इज 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री. अब ये अब अपने स्ट्रिंग को अप्रॉक्सीमेटली 64 डिग्री पे ले जाएगा लाइक दिस. क्लियर? अब ये 64 डिग्री है, इसको परपेंडिकुलर अज्यूम करोगे. ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ से हमने जब एंगल को ओपन किया तो इट इज़ एट 60
उन्होंने बोला अप्रॉक्सीमेटली 65, इस बच्चे ने इसको 64 पे सेट किया। थोड़ा सा नीचे करो, दैट्स इट। ये देखो बच्चों, ये 64 है, इधर इन्होंने इसको 64 डिग्री पे सेट किया। अब 64 पे सेट करने के बाद इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली इसे छोड़ दिया जाएगा। लेट अस सी। शाबाश, ब्यूटीफुली डन, शाबाश। अब ये वापस से उसी पोजीशन में आ गया है। ही विल मेजर अगेन द हाइट। चले मेजर करें। वही जो सेम तरीका आपको पहले बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से हाइट मेजर किया जा रहा है और ये बच्चा भी इस हाइट को रिकॉर्ड करेगा आपके सामने। क्योंकि ये हम हमेशा एवरेज लेते हैं, तो θ1 और h1। तो पहले हम इसको लिख रहे हैं θ1 जो कि था 64 डिग्री, और हमने h1 का वैल्यू लिखना है जो इस बच्चे ने मेजर किया, इट इज़ 40.0। ये दो वैल्यू आ गए। अब हम इसका रिपीट एविडेंस के लिए बच्चों दोबारा θ2 लेंगे और दोबारा h2 मेजर करेंगे। ओके, परफॉर्म करो। अच्छा जनाब, अब ये एंगल को रीसेट कर रहा है बच्चा। नेक्स्ट पार्ट, अच्छा बल्कि दोबारा से वापस 65 पे ही करना है। तो अब ये सेम तरीके से आप देखिएगा, वही चीज़ वापस से रीपरफॉर्म हो रही है। ही विल सेट द एंगल एट 65 एंड विल रिलीज द मास अगैन 10 ग्राम मास। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ अगेन ही ड्रॉप्ड इट। कितने मज़े से स्विंग हुआ। अब देखना यह है कि इस वक्त नया h2 का वैल्यू क्या आता है। अब हम θ2 के साथ h2 रिकॉर्ड कर लेंगे। 65 डिग्री वॉज थीटा, 39.5 सेंटीमीटर वॉज h2। अब इन दोनों का एवरेज थीटा का यहाँ लिख दिया जाएगा बच्चों, और h का एवरेज यहाँ लिख दिया जाएगा। शाबाश करो। अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो थीटा होता है बच्चों, यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं, हाँ ये 39 सेंटीमीटर इसका एच का वैल्यू लिख दिया आपने। यहाँ पे लिखो एच का वैल्यू, ये एच का वैल्यू है ना, इन दोनों का एवरेज हम निकाल लिया। एच यहाँ लिखो, इसी को यहाँ लिखो नीचे। अच्छा देखो बच्चों, एक बात का गौर करना, रॉ डेटा आपका फर्स्ट डेसिमल पे इसके ऊपर मौजूद है। रॉ डेटा फर्स्ट डेसिमल पे है, तो जो इसका कैलकुलेटेड निकाल रहे हो उसको भी फर्स्ट डेसिमल पे राउंड ऑफ करके लिखो। 39.8 कर देते हैं इसे, 39.8। शाबाश। यूनिट ज़रूर लिखिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप लिख के देंगे सेंटीमीटर। शाबाश। अब यहाँ पे हम थीटा का एवरेज लिखेंगे। अच्छा देखो, थीटा आपका होल नंबर में रीड हो रहा है, तो आप इसका जो एक्चुअल आंसर निकाल लो, चाहो तो फर्स्ट डेसिमल पे ले जाओ, लेकिन बेहतर है होल नंबर पे लिखो उसको। 64 और 65 का एवरेज जो है वो 65 ही बनेगा, 64.5 विच इज़ 65। तो हमने इसका एवरेज थीटा लिख लिया, सही है। अब हम चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। द वेरी नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट कॉस स्क्वायर थीटा एंड एच अपॉन ए। ये हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। रिपीट बी एंड बी1 एंड बी2 विद द वैल्यू ऑफ थीटा अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्रीज। सेम चीज़ जो यहाँ पे पहले हमारे स्टूडेंट ने 65 डिग्री पे परफॉर्म किया था, नाउ ही हैज़ टू रिड्यूस द एंगल एट 45 डिग्री एंड विल रिपीट इट अगैन टू गेट द वैल्यूज ऑफ h। लाइक फर्स्ट θ1 h1 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एंड देन θ2 h2, दो वैल्यूज ऑब्टेन किया जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही थीटा और h का वैल्यू लिखा जाएगा, और उसके बाद हम इस पूरे रिजल्ट को फिल कर लेंगे। जैसे ही रिजल्ट फिल होता है आई विल शेयर इट विथ यू अगैन। अच्छा जनाब, ये डेटा रिसीव किया जा चुका है। हमने एक दफ़ा थीटा 45 रखा, एक दफ़ा थीटा 46 रखा, एक दफ़ा 45.5 वैल्यू आया, एक दफ़ा 45.5 वैल्यू आया, एक दफ़ा 55.5 वैल्यू आया। उन दोनों वैल्यूज़ का एवरेज लिख लिया गया है यहाँ पे, थीटा का एवरेज लिख लिया गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर लिख रहे हैं, और हम यहाँ पे साथ साथ h अपॉन a का आंसर लिख लेते हैं।
अच्छा, ये कॉस स्क्वायर थीटा को आप आसानी से कॉस थीटा टाइम्स कॉस थीटा कर सकते हैं। कॉस 45 टाइम्स कॉस 45 कर लें, आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। कॉस 45 टाइम्स कॉस 45। (2.82 एक्सपोनेंट -3). इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे, जबकि इसका h/a और थीटा का वैल्यू आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का मौजूद था। थीटा वॉज 65 एंड h वॉज 39.8। a इज ऑन पेज नंबर 8 विच इज द कांस्टेंट फॉर बोथ द वैल्यूज। दोनों में h कॉमन है, a कॉमन है, h वेरी करेगा। तो आपने सिंपल क्या करना है बच्चों, 39.8 से डिवाइड करना है 40.5 को। आपके पास कोई भी एक डेटा आ जाएगा, दैट इज़ h/a, और वही h/a आप यहाँ पे लिखेंगे। और कॉस स्क्वायर थीटा के लिए ये जो आपका थीटा है दिस इज 65 थीटा को वापस से कॉस स्क्वायर करके अप्लाई करके आंसर लिखेंगे इसका। ठीक है, आप लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा 65 डिग्री, कॉस 65 टाइम कॉस 65। ओके जनाब, हम थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि वो कैलकुलेटर जो था उसका मोड को चेंज था। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस 45.5 टाइम्स कॉस 45.5, हमने इसका स्क्वायर लिया तो आंसर हमारे पास आया है 0.49। सही हो गया, 0.49 आ गया। h/a का वैल्यू हम लिखेंगे, जो भी आपके पास h था पार्ट 2 में, h 39.8 और a कांस्टेंट था 40.5। तो हम जो है वो इस वाले पार्ट को अच्छा, क्वेश्चन 2 का जो h है वो 50.5 है पार्ट 2 का, और पार्ट 1 का जो h है वो 39.8 है। दोनों सूत्रों में h को a से डिवाइड करेंगे, h को दोनों वैल्यूज को करके। तो दोनों के इसका h/a कुछ और आएगा और इसका h/a कुछ और आएगा। अब इसका h/a लेने के लिए ये पहला वाला पार्ट था जब हमने इसको परफॉर्म किया था 65 डिग्री के साथ। तो बच्चों 65 डिग्री जब था तो वो यहाँ पे था 65 डिग्री पे h का वैल्यू था मेरे पास 39.8। तो इस h/a के लिए हम लिखेंगे 39.8 अपॉन 39.8 अपॉन a का वैल्यू क्या है हमारे पास 65 a 40.5। अच्छा जनाब, इसका रिजल्ट कैलकुलेट करके लिख लेते हैं h/a का। आपके पास दोनों डेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हम इस डेटा को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखेंगे 0.983। बिल्कुल ऐसे ही इस वाले h/a को भी कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, हियर वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ h/a फॉर द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इन विच द थीटा वॉज 45 डिग्री। h/a का वैल्यू आ गया, h को हमने डिवाइड कर दिया है उसी a का वैल्यू से विच इज़ कांस्टेंट 30.9। a कांस्टेंट है दोनों के लिए 40.5 और h डिफरेंट है दोनों के लिए, तो हमने h को डिवाइड कर दिया a से, वी गॉट 1.25। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चले जाते हैं। इट इज़ सजेस्टेड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन h/a एंड थीटा इज, आपको इक्वेशन दे दिया है, वेयर k इज अ कांस्टेंट, यूजिंग योर डेटा कैलकुलेट 2 वैल्यूज ऑफ k। आपके पास h/a और कॉस स्क्वायर थीटा के 2 वैल्यूज़ और 2 सेट्स मौजूद हैं। आप यहाँ से 2 k का वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, k1 और k2। तो देखते हैं वो कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, उसका फॉर्मूला बनाएंगे और उसमें वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके k1 यहाँ और k2 यहाँ पे लिखी जाएगी। कितने बच्चों को सब्जेक्ट बनाओ सर, वो कॉल कर दूँ, बुला लूँ, किसे, ट्राई करूँ, कितनी देर में आ जाएंगे? 10-15 मिनट लगेगा।
देखो कैसे समझे बनेगा, ये पहले +1 को वहाँ पे शिफ्ट करते हैं h अपॉन a की तरफ, सही है। h अपॉन a -1, अच्छा फिर k के साथ रह गया cos स्क्वायर थीटा, वो डिवाइड कर दिया। सही है, तो हाँ की बचिए, सही है सही। सही। अब k1 का पहले वाले का h अपॉन a लो, पहले वाले का h अपॉन a 0.983 यहाँ पे लिखो, इस तरफ हो जाओ ना तो मार्क्स लगेगा। पहले वाला k के लिए पहले वाले h अपॉन a लो, cos स्क्वायर थीटा लो, k का वैल्यू निकालो। दूसरे k2 के लिए ये वाले h अपॉन a लो, ये वाला cos स्क्वायर थीटा लो और k2 निकालो यहाँ पे। थोड़ा या तो इस तरफ आ जाओ या इधर आ जाओ, इधर बैठ के करो, इधर बैठ जाओ, तुम बैठ के करो, आराम से बैठ के करो। अब सही है, अब सही है। अच्छा जनाब, बिल्कुल वैसे ही देखिए हम लोग जो है वो h अपॉन a और cos स्क्वायर थीटा से दो सेट्स बना रहे हैं। cos स्क्वायर थीटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का था जब एंगल 65 था, h अपॉन a का वैल्यू ये था, तो 0.18 अपॉन 0.983 हम इस वाले पार्ट में प्लेस करेंगे। 0.983 cos स्क्वायर थीटा प्लेस कर दिया हमने, 0.18 और 0.983, h अपॉन a 0.983, h अपॉन a की जगह 0.983 आ गया, उसमें से -1 कर दिया, k को सब्जेक्ट बना लिया, अपॉन cos स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू में cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू मेरे पास था 0.18, वी विल डिवाइड दिस होल बाय 0.18। देखो कैलकुलेट दे दो। अच्छा जनाब देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज प्लेस करते हुए हमने यहाँ पे k का वैल्यू निकाल लिया, k1 है -0.094। बिल्कुल इसी तरीके से k2 का वैल्यूज निकाल लेते हैं। h अपॉन a इज 1.25 -1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा फॉर द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। cos स्क्वायर थीटा इज 0.49। अच्छा जनाब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो बच्चों हमारे रॉ डेटा के अंदर 2SF भी है, 3SF भी है, तो बेहतर होता है स्मॉलर SF के इक्विवेलेंट इसको राउंड ऑफ कर दिया, तो हमने आंसर को राउंड ऑफ कर दिया 0.51 और k की दो वैल्यूज आ गई 0.51। जस्टिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यू हैव गिवन फॉर द वैल्यूज ऑफ k। हम जानते हैं कि हमारे पास अगर ये दो डिपेंडेंट डेटा होते हैं जिसमें h अपॉन a और cos थीटा है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, आप स्मॉलर के इक्वल या +1 कर सकते हैं एंड इट्स बेटर टू कंपेयर इट विद द स्मॉलर SF। उसके इक्वल कर देना ज़्यादा बेहतर होता है, आपका डेटा थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इस बच्चे ने यहाँ पे इसको भी 2SF के ऊपर राउंड ऑफ किया, इस बच्चे ने इसको यहाँ पे भी 2SF के ऊपर राउंड ऑफ किया, इन दोनों को 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ कर दिया है। अब ये बोलते हैं जस्टिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसका आपका सिंपल सा जवाब है हैंस द रॉ डेटा हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर एज इट्स स्मॉलर सिग्निफिकेंट, सो आई हैव गिवन 2 फॉर द कैलकुलेटेड डेटा and the smaller raw data or the raw data has 2 significant figure at its smaller value, smaller value. So I have also given 2 for the values of k। आपने दोनों पे डिपेंडेंट है, जिसके अंदर स्मॉलर SF कम होंगे आप उसको हाईलाइट करेंगे कि इसमें कम स्मॉल सिग्निफिकेंट फिगर है रॉ डेटा में, और हमने उसके ही इक्वल अपने रिजल्ट को कंक्लूड कर दिया। अच्छा जनाब अगले पार्ट पे चलते हैं। इट इज सजेस्टेड दैट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ k is 20। यूज दिस अनसर्टेनिटी, एक्सप्लेन वेदर योर रिजल्ट सपोज द सजेस्टेड रिलेशनशिप और नॉट। इसके लिए आप क्या करते हैं, आपका छोटा सा एक फॉर्मूला होता है k larger minus k smaller upon k larger multiply by 100 if it is less than or equal to the given limit। you will say it my observation did you support, otherwise you will say my observation do not support। तो बस सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज प्लेस करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। अच्छा जनाब देखिए ये जो हमने इसका डिफरेंस निकाला है फॉर्मूला से, दिस इज 284%, द डिफरेंस बिटवीन, हैंस द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ केज
between the values of k's is more than the assigned limit, which is 20. The question is more than the assigned limit so my observation they don't support. So my observation do not support. अच्छा जनाब, यहाँ तक आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम जानते हैं कि लास्ट पार्ट इसका वही होगा जिसके अंदर 4 एरर्स आएंगे, 4 अनसर्टेनिटीज आएंगे। इन चार में से मैं बोलता हूँ एक पार्ट हमेशा बच्चे को दिलवा के दूंगा, 2 सेट्स ऑफ रीडिंग्स आर नॉट इनफ टू ड्रॉ ए वैलिड कंक्लूजन। और यहाँ पे आप लिखेंगे टेक मोर सेट्स ऑफ रीडिंग्स, कॉमा, ग्राफ प्लॉटिंग एंड कंपेयर द कांस्टेंट। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो जो आपको एरर्स आए, जो जो अनसर्टेनिटीज आई, वो आप यहाँ पे लिखते रहेंगे। मिसाल के तौर पे जब हम इसे परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास इस सेंटर का कोई भी एक शार्प पॉइंट नहीं है, इस मैच के ऊपर का कोई एक शार्प पॉइंट नहीं है, तो आप इसके अंदर एरर लिख सकते हैं कि नो पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट एट द क्लैम्प्स रॉड एंड एट द मैच टॉप टू मेजर ए। सही हो गया, एक एरर तो ये हो गया। दूसरा एरर आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि व्हेन यू होल्ड द प्रोटेक्टर लाइक दिस, जब आप प्रोटेक्टर को ऐसे होल्ड करते हैं बच्चे तो हमारे हाथ से शिवर करता है, ये हिलता रहता है। सही है, ये हिलता रहेगा। दूसरी बात ये कि जब आप एक मैच को ऐसे होल्ड करेंगे और आपने उसको 45 डिग्री मेजर किया तो प्रोटेक्टर आने के बाद ये हाथ भी तो हिलता रहेगा बच्चों, हमारा हाथ हिलता रहता है। तो हमने उसको पहले रीड ज़रूर किया होगा 64 पे, बट इट डज़ नॉट रिमेन एट 64, वो रहता नहीं है। तो आप बोलेंगे ड्यू टू शिवरिंग द एंगल डज नॉट रिमेन एज वी मेजर्ड इट। ये एक एरर हो गया। व्हाट कैन वी डू, वी यूज़ द मैकेनिकल आर्म। इसके लिए आप मैकेनिकल आर्म यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये कि इन्होंने बोला कि इस 90 डिग्री को आप अज्यूम करेंगे, इस 90 डिग्री को आप अज्यूम करेंगे एंगल मेजर करते हुए। डायग्राम को अगर हम देखें लाइक दिस, ये आप अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोटेक्टर को होल्ड कर रहा हूँ लाइक दिस, ऐसे मैं होल्ड कर रहा हूँ प्रोटेक्टर को लाइक दिस, ऐसे। तो अब मुझे तो नहीं पता कि ये प्रोटेक्टर स्ट्रेट होता भी या नहीं होता, परपेंडिकुलर होता भी नहीं होता ज़मीन की तरफ। सही है, क्लियर। तो इसके लिए भी हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो वी बेटर यूज़ अ प्लम लाइन। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं नो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस फॉर द प्रोटेक्टर टू होल्ड परपेंडिकुलरली ऑन द बेंच टॉप। ये एरर हो गया। और इसका इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा, यूज़ ए प्लम लाइन। हम इसी रॉड के ऊपर एक प्लम लाइन, एक पेंडुलम सस्पेंड कर सकते हैं, दैट विल वर्क एज अ प्लम लाइन टू मेक अ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस ऑफ 0 डिग्री फॉर द प्रोटेक्टर। तो ये 3-4 इंप्रूवमेंट और एरर लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा नई किसी वीडियो में नई इंप्रूवमेंट के साथ मुलाकात होगी। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।